मनीषा के केस को दबाया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है और खून खौलता है। 8 दिन बीत चुके हैं जब भिवानी हरियाणा की मनीषा की लाश मिली थी और इस वक्त उसका तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली में एम्स में चल रहा है। इससे पहले 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। पहली बार परिवार संतुष्ट नहीं हुआ और दूसरी बार खुलासा हुआ कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स गायब हैं। बाद में कहा गया कि उन्हें फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। सवाल यहीं से बेकाबू होने लगा। दूसरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का कोई अता पता नहीं है। ये 21st सेंचुरी है जहाँ पर वीडियोग्राफी अनिवार्य मानी जाती है। फोन गायब है लेकिन उसका कवर और कुछ अन्य हिस्से मिले बताए गए। हरियाणा पुलिस फोन की असली लोकेशन, डेटा और रिकवरी जुटा नहीं पाई। जब इन सब चीजों पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा सवाल उठाए गए तो दबाव आया कि ऐसी खबरें ना चलाई जाएं। भिवानी के एसपी की ओर से मीडिया के लिए गाइडलाइंस तक जारी हुई, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, और यहाँ तक कि उस इलाके में 2 दिन तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया। पुलिस की आधिकारिक थ्योरी है कि मनीषा ने रास्ते में से एक दुकान से कीटनाशक खरीदा और उसका सेवन कर लिया। परिवार के अनुसार वह 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे स्कूल वैन में बैठी थी। पुलिस कहती है कि उसने सुबह में 8 बजे कीटनाशक खरीदा। क्या इस इलाके में सुबह 8 बजे ऐसी दुकानें खुल जाती हैं? अगर खुलती भी हैं तो उस कीटनाशक की रसीद कहाँ है? पुलिस रजिस्टर एंट्री की बात करती है। क्या सच में लोकल दुकानों पर खरीदारों के नाम और उम्र दर्ज करने का चलन है? सबसे अहम सवाल, अगर मनीषा ने उसी जगह पर कीटनाशक लिया जहाँ पर उसकी बॉडी मिली तो उस जगह के आसपास वाले इलाके में या वहीं पर कीटनाशक की कोई भी खाली शीशी क्यों नहीं मिली? उल्टा काफी सारी वीडियो वायरल हो रही थी कि वहाँ पर आसपास काफी सारी शराब की बोतलें थी। कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा पोस्टमार्टम में है। पहले पोस्टमार्टम में ये बताया गया है, इस चीज का जिक्र है कि मनीषा के पहने हुए सूट और सलवार पर एग्रेशन के मार्क्स थे। सलवार का नाड़ा खुला था, इनर गारमेंट पर भी एग्रेशन के निशान थे। उसने स्टूल पास किया था। ये संकेत अक्सर घबराहट, जबरदस्ती, हिंसक क्रिया के संदर्भ में देखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरे पोस्टमार्टम में ये सारे उल्लेख गायब हैं। पुलिस पहली रिपोर्ट में हाथ गलने की बात करती है जैसे कोई तेजाब या उग्र सड़न हो, मगर दूसरी रिपोर्ट में कहती है कि हाथ सिर्फ मिट्टी में सने हुए हैं। अगर किसी तेजाब का इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर 11 तारीख को ही मौत हुई तो 2 दिन में शरीर इस दर्जे तक कैसे डिकम्पोज हो गया? चेहरे और गले के हिस्से पर एक चांद सा कट जैसा निशान था जिसे पहले देखने वालों ने मान लिया कि किसी ने काटा है। बाद में पुलिस ने बताया कि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी जानवर, खासकर कुत्ते ने काटा है। देखो सवाल फिर भी वही है, अगर कोई जानवर भी था तो उस जानवर ने जबड़े जैसा सख्त हिस्सा क्यों खाया? उसने दूसरे ऑर्गन्स को क्यों नहीं खाया, जैसे कि सॉफ्ट पार्ट जो जनरली एनिमल्स खाते हैं? देखो, अगर कोई जानवर खाएगा तो आसपास खून के छींटे उड़ेंगे, पंजों के निशान मिलेंगे, लेकिन क्या ऐसी चीजें उस जगह पर मिली? सुसाइड नोट पर कहानी तो और भी ज्यादा पेचीदा है। कहा गया कि नोट पहले दिन ही मिल गया था, लेकिन अगर सच में सुसाइड नोट पहले दिन ही मिल गया था तो सीएम बार बार ये क्यों बोल रहे थे कि जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी? क्या पुलिस ने सीएम को ही पूरी बात नहीं बताई जो इस केस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे? दूसरी चीज, सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब मनीषा ने अपने माता पिता के लिए वो नोट छोड़ा, वो भी इंग्लिश में, जिन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है। केस अब सीबीआई के पास है, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीदें और आशंकाएं साथ है। तर्क दिया जा रहा है कि सीबीआई की सफलता दर 60 से 70% है, लेकिन सीबीआई के काफी सारे केसेज हैं जो आज भी विवाद में है। सुशांत सिंह राजपूत केस, आरुषि तलवार केस, धर्मस्थला सौजन्या केस।